बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेल साइकिल स्टार्ट किया, जिसमें हमने रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेस और माइटोसिस को डिस्कस किया। आज हम लोग सेल साइकिल में डिस्कस करेंगे मियोसिस। अब जब हम लोग मियोसिस की बात करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको माइटोसिस क्लियर होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है और इस प्ले लिस्ट में वो वीडियो मौजूद है। अब हमारे पास जब हम मियोसिस की डेफिनेशन करेंगे तो एक तो टिपिकल डेफिनेशन है, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच 4 डॉटर सेल्स फॉर्म एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल बिकम हाफ। ये तो बड़ी टिपिकल सी डेफिनेशन है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, तो उससे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और हर सेल में 23 क्रोमोसोम यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिक बेसिस पे मियोसिस की डेफिनेशन करें तो meiosis is that type of cell division during which या because of which chromosome number remain constant, chromosome number remain same from generation to generation। याद रखना है कि हमारे पास 2 तरह के MCQs आ सकते हैं। माइटोसिस, द सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच, माइटोसिस का भी बता रहा हूं, माइटोसिस द सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच क्रोमोसोम नंबर से रिमेन सेम फ्रॉम सेल टू सेल। माइटोसिस में आपने पढ़ा था कि हमारे पास एक पेरेंट सेल है, फॉर एग्जांपल उसमें 46 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम ही ट्रांसफर हो, तो ये आपके पास है माइटोसिस। ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम फ्रॉम सेल टू सेल, while because of meiosis chromosome number remain same from generation to generation। ये बात आपने याद रखनी है कि मियोसिस की वजह से हमारे और हमारे पेरेंट्स के दरमियान क्रोमोसोम नंबर सेम है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वो क्यों, अभी मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, एंड ड्यूरिंग मियोसिस आल्सो जेनेटिक चेंजेस यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। तो मियोसिस की आपने 3 प्रॉपर्टीज को याद रखना है। नंबर 1, मियोसिस का प्रोडक्ट होगा 4 डॉटर सेल। नंबर 2, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, और वो हाफ होने की रीजन है कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और नंबर 3, ड्यूरिंग मियोसिस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। अब हमारे पास एक तो टिपिकल रट्टा है, जैसे आपने कहा कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। लेकिन अगर यही टेक्निकली पूछा जाए कि बिकॉज ऑफ मियोसिस व्हेन क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, तो उसका आंसर होगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक दूसरा रट्टा है, अक्सर बच्चे जो है सिर्फ यही यूनिवर्सल ट्रुथ के नाम पे जानते हैं कि मियोसिस टेक्स प्लेस फॉर गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, मियोसिस टेक्स प्लेस फॉर गैमीट फॉर्मेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो मियोसिस है उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा गैमीट्स। अब एनिमल्स में हमारे पास इधर टेस्टिस और ओवरीज। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में डिप्लॉइड सेल्स होंगे, स्पर्मेटोगोनिया या oogonia। वो स्पर्मेटोगोनिया या oogonia डिवाइड होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या प्राइमरी oocytes में डेवलप्ड होंगे। तो उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी oocyte पे जब मियोसिस होगी
तो उस मियासिस का रिजल्ट में ईदर स्पर्म और ओवम बनेगा। अब हमारे पास लास्ट टाइम बड़ा जबरदस्त एक कमेंट, एक क्वेश्चन आया। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर हमारी बॉडी में सोमेटिक सेल ज्यादा है या गैमीट सेल ज्यादा है। तो मैंने उसे कहा कि भई आप पूछना क्या चाहते हो, तो उसने कुछ यूं अपने आप को एलोबरेट किया कि माइटोसिस का चूंकि प्रोडक्ट 2 सेल्स हैं और मियासिस का प्रोडक्ट 4 सेल्स हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी में तो हैप्लॉइड सेल ज्यादा होने चाहिए, जबकि बात ऐसी नहीं होती। हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं और ये मोस्ट ऑफ द सेल सोमेटिक सेल्स हैं जिन पे एवरी टाइम माइटोसिस कंटिन्यू होती है, जबकि मियासिस जो है वो टाइम स्पेसिफिक होती है और स्पेसिफिक पार्ट यानी टेस्टिस और ओवरीज में ही होती है। और वो सेल जो बनते हैं वो सेल देन नॉट बिकम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, या तो वो जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज हो जाते हैं या तो वो डिस्कार्ड हो जाते हैं और अगेन बनते रहते हैं। तो वो हैप्लॉइड सेल्स फिर हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन या टिश्यू या पार्ट नहीं बनाते, बल्कि वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। इसलिए आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि मियासिस में तो प्रोडक्ट सेल्स 4 हैं, तो फिर हमारी बॉडी में मोस्टली हैप्लॉइड सेल्स होने चाहिए। बात ऐसी नहीं होती। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास मियासिस जो है वो एनिमल सेल में टेस्टिस या ओवरीज में जब होगा तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हैप्लॉइड सेल गैमीट बनेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम है। अब ये डिप्लॉइड सेल है, 46 क्रोमोसोम है, इसमें 2n। इसी तरह ऊगोनिया में 46 क्रोमोसोम है। ये 46 क्रोमोसोम जब ड्यूरिंग मियासिस हाफ होंगे तो हैप्लॉइड सेल बनेगा स्पर्म, यानी गैमीट बनेगा स्पर्म। और इसी तरह फीमेल में हैप्लॉइड सेल यानी गैमीट बनेगा ओवम। अब स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, ओवम में 23 क्रोमोसोम। जब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट में यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में अगेन 46 क्रोमोसोम होंगे। तो देखें, जैसे मैंने कहा था कि मियासिस इज दैट सेल डिवीजन बिकॉज ऑफ विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। पेरेंट में 46 क्रोमोसोम थे, ह्यूमन की बात कर रहा हूं, तो उसके गैमीट बिकॉज ऑफ मियासिस हाफ हुए क्रोमोसोम 23। जब 2 हैप्लॉइड गैमीट्स अगेन फर्टिलाइज्ड होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में अगेन हमारे पास 46 क्रोमोसोम होंगे जो एज लाइक एज पेरेंट्स हैं। लेकिन इसमें जेनेटिक चेंज होगा, वो जेनेटिक चेंज कहलाया जाएगा जेनेटिक रिकम्बिनेशन। इसलिए याद रखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन without any meiosis because no genetic recombination takes place during asexual reproduction, while the sexual reproduction, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, यह भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो गैमीट्स बने या फर्टिलाइजेशन हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज जेनेटिक रिकम्बिनेशन। When offsprings are genetically recombinant, then it means the reproduction will be sexual. जैसे commonly आप बैक्टीरिया में देख लें, no proper parents, no proper gamete formation, no proper fertilization, but sexual reproduction present because of genetic recombination. तो ये एक टिपिकल सी बात थी कि मियासिस में हमारे पास जो है वो यूकैरियोट्स में जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगी। अब ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या है, अभी मैं इस पे बात करता हूं। जहां तक इंटरेस्टिंग बात है प्लांट्स की, तो प्लांट्स में याद रखें कि ये जो मियासिस है, मियासिस का प्रोडक्ट गैमीट्स नहीं होते। प्लांट्स में जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी तो प्लांट की जनरेशन बनेगी गैमीटोफाइट, स्पोर से
जो हैप्लॉइड जनरेशन बनेगी गैमेटोफाइट। इन एनिमल्स मियोसिस फॉर गैमेट्स, while in plants the meiosis will be takes place for the formation of gametophyte। जो हैप्लॉइड स्पोर बनेगा वो हैप्लॉइड स्पोर ना तो खुद गैमीट है ना डायरेक्टली गैमीट बनाता है, उससे पूरी एक कंप्लीट बॉडी एक जनरेशन बनेगी जिसको कहा जाएगा गैमेटोफाइट। वो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगी। उस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में से मेल सेक्स ऑर्गन इंथ्रिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया बनेगा जो ऑलरेडी हैप्लॉइड है। क्योंकि जब स्पोरोफाइट पे मियोसिस होकर स्पोर्स बनेंगे, वो हैप्लॉइड स्पोर्स गैमेटोफाइट हैप्लॉइड बनेंगे, तो इसमें ऑटोमेटिकली हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में हैप्लॉइड इंथ्रिडिया और हैप्लॉइड आर्चिगोनिया बनेगा। इस इंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया में जो गैमीट्स बनेंगे यानी एंथ्रिडोजोइड्स या ओवम, तो वो तो माइटोसिस से बनेंगे। याद रखें कि जब भी वर्ड हो गैमेटोफाइट, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि आपका रट्टा है कि मियोसिस टेक्स प्लेस फॉर गैमीट्स फॉर्मेशन। ओके, मियोसिस टेक्स प्लेस फॉर गैमीट फॉर्मेशन, बट इन केस ऑफ एनिमल्स, but in case of sperm or ovum formation in testes or ovaries, while in case of plants the meiosis takes place for haploid spore formation which developed into haploid generation known as gametophyte। अब इस गैमेटोफाइट पे माइटोसिस होकर मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे एंथ्रिडोजोइड्स और ओवम, और वो हैप्लॉइड गैमीट्स अगेन फर्टिलाइज्ड होकर डिप्लॉइड जाइगोट या ऊ स्पोर बनाएंगे जो अगेन डिप्लॉइड जनरेशन स्पोरोफाइट बनाएगी। तो ये तो बात थी जरा थोड़ी सी एफएससी या बीएस या एमएससी लेवल स्टूडेंट्स की। जहां तक बात है लोअर क्लासेस की, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास मियोसिस इज दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच 4 डॉटर सेल्स फॉर्म। इन ईच सेल the number of chromosome become half. In each cell the number of chromosome become half, and in result of meiosis genetic changes will be takes place which is known as genetic recombination। तो ये आपके पास टिपिकल सी बात थी। अब हमारे पास मियोसिस बेसिकली है क्या, मियोसिस में 4 डॉटर सेल क्यों बनते हैं, why not 2? Because meiosis complete in 2 cell cycles, mitosis complete in single cell cycle। एक ही इंटरफेस, एक ही सेल डिवीजन और एक सेल डिवाइड इनटू 2 सेल, सिंगल सेल साइकिल, while meiosis complete in 2 cell cycles। इसलिए पहले सेल साइकिल को हम लोग कहेंगे मियोसिस 1 और सेकंड सेल साइकिल को हम कहेंगे मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो ड्यूरिंग मियोसिस 1 जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, हमारे पास जेनेटिक चेंज आएगी यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी। वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखें, आप वर्ड को देखें तो जेनेटिक मीन जीन, री का मतलब अगेन और कॉम्बिनेशन का मतलब है लिंकेज। इसमें जीन्स की शफलिंग होगी यानी रीअरेंजमेंट होगी, यानी कि रिकॉम्बिनेशन होगी। कैसे होगी, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अभी मैं क्रॉसिंग ओवर की आपको डेफिनेशन भी लिखवाता हूं कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से मियोसिस में हमारे पास, मियोसिस 1 में हमारे पास होगी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, while in meiosis 2 no any type of genetic recombination, no crossing over commonly। अब मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 जब सेल साइकिल 1 होगा उसमें ऑब्वियसली इंटरफेज होगा, इंटरफेज कंटेन एस फेज। मियोसिस 1 के लिए जो इंटरफेज 1 होगा उसमें हमारे पास एस फेज होगा, यानी कि डॉटर क्रोमोसोम रेप्लिकेट होकर आपके पास डबल हो जाएंगे, यानी डॉटर क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेट होकर डीएनए सिंथेसिस होकर वो आपके पास एक्स शेप हो जाएगा यानी कि डबल हो जाएगा। लेकिन
याद रखें इंटरेस्टिंग बात कि मियोसिस 2 नो एस फेज प्रेजेंट। ये एस फेज होता क्यों है, ये एस फेज क्यों नहीं होता, अभी हम लोग देखते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज, ये बात आपको क्लियर होगी। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कि हमारा रट्टा तो कहता है कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, लेकिन जब हम मियोसिस को देखते हैं तो मियोसिस तो 1 भी है 2 भी है। तो अब क्या हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर किसी सेल में 46 क्रोमोसोम हैं तो वो मियोसिस 1 में हाफ होकर 23 और क्या मियोसिस 2 में हाफ होकर 12.5 होंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मियोसिस 1 में हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे यानी 46 से 23, जबकि मियोसिस 2 में 23 के 23 ही रहेंगे। इसलिए याद रखें कि मियोसिस 1 इज नोन एज रिडक्शनल सेल डिवीजन, कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे यानी कि 46 के 23 होंगे, while in meiosis 2 the number of chromosome will be remains equal as in the result of meiosis 1 product cell। meiosis 1 का प्रोडक्ट सेल होगा 23 क्रोमोसोम वाला इन केस ऑफ ह्यूमन, तो meiosis 2 के एंड पे भी 23 क्रोमोसोम होंगे। तो अब आप देखें इनका जो पेरेंट सेल होगा वो ये होगा, तो जितने पेरेंट सेल में 23 क्रोमोसोम है उतने ही डॉटर सेल 2 डॉटर सेल्स में भी आएंगे। तो ये इसलिए लाइक एज माइटोसिस, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम फ्रॉम सेल टू सेल। देयरफॉर meiosis 1 is known as reductional because the total number of chromosome become half यानी reduced, while in meiosis 2 the chromosome number remain same। कैसे, अभी मैं बता भी देता हूं। अब हमारे पास यहां तक तो था बेसिक इंट्रोडक्शन टू मियोसिस, लेकिन चूंकि मियोसिस में हम लोगों ने एक चीज पढ़नी है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, दूसरी चीज ये पढ़नी है कि इंटरफेज 1 में यानी कि मियोसिस 1 में इंटरफेज में एस फेज 1 है और एस फेज नहीं है मियोसिस 2 में। तो पहले जरा इन चीजों को क्लियर कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंबॉलिकली जब हम लोग बात करते हैं तो किसी भी सेल में जब हम लोग फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में टिपिकली तो हम कहते हैं कि 46 क्रोमोसोम नंबर 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच सेल, व्हाइल these 46 chromosomes are in fact 23 pairs। हर क्रोमोसोम का सिमिलर आइडेंटिकल पार्टनर होता है। ये हमारे पास एक सेल है, इस एक सेल में फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम 1 है, तो इसका होमोलोगस सिमिलर आइडेंटिकल पार्टनर भी मौजूद होगा। जब पेयर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर आइडेंटिकल होंगे देन वी कॉल देम एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो मीन सेम, लोगस या लोकस मीन सेम पोजीशन ऑफ जीन ऑन देम। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोगोनिया जब माइटोसिस से डिवाइड होगा तो उसका डॉटर सेल है। अब ये डॉटर सेल जाएगा अपने इंटरफेज में, तो अब आप देखें तो ये तो डॉटर क्रोमोसोम की फॉर्म है, तो ये डॉटर क्रोमोसोम अपने एस फेज में जाकर डीएनए रेप्लिकेशन करके ये आपके पास एक्स शेप हो जाएंगे, यानी कि इनका डीएनए डबल हो जाएगा। तो याद रखें देयरफॉर ड्यूरिंग एस फेज ड्यूरिंग meiosis 1 एस फेज इज प्रेजेंट। हमारे पास एक दफा दोबारा देखें कि जब जिन सेलों पे मियोसिस होनी है तो मियोसिस से पहले जाहिर सी बात इंटरफेज होगा। इंटरफेज में जब सेल इंटर होगा तो आप सबको याद है कि इंटरफेज में तो जो भी सेल इंटर होगा वो एक डॉटर सेल है ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस का जो डॉटर सेल है उसमें डॉटर क्रोमोसोम होंगे। ये डॉटर क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल 2 मैंने लिए ताकि आपको बात क्लियर हो। ये 2 डॉटर क्रोमोसोम है। अब इनके ऊपर ना तो आगे माइटोसिस हो सकती है ना मियोसिस,
इन पे माइटोसिस या मियोसिस होने के लिए पहले जरूरी है कि एस फेज में इनकी, चले मैं दूसरे कलर से इसको समझाने के लिए कर देता हूं कि एस फेज में इनकी हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन होकर क्रोमोसोम अगेन कंप्लीट हो, यानी डबल हो। इस पे भी एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होकर क्रोमोसोम डबल हो। तो ये जो आपके पास ब्लैक वाला डीएनए बना, ये एस फेज में रेप्लिकेशन हुई। एस फेज 1 में इसकी क्या हुई? रेप्लिकेशन। जबकि ये रेड और ग्रीन वाला जो था ये रिसीव किया ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये था डॉटर क्रोमोसोम। तो डॉटर क्रोमोसोम, जैसे मैंने माइटोसिस में भी बताया था, इंटरफेज में भी बताया था कि रेप्लिकेट होकर अपनी एक्स शेप यानी कि डीएनए को डबल करेगा, तब वो डिवीजन के एलिजिबल है। अब दो सिमिलर आइडेंटिकल क्रोमोसोम जो होंगे उस पेयर को कहा जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम लिए, एक को सिंबॉलिकली रेड कलर से, दूसरे को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया। यह सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ताकि आपको बात समझ आए। अब जब इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो सॉरी, डीएनए रेप्लिकेशन की ऑटोमेटिकली डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्वाइलिंग स्टार्ट होगी और क्वाइलिंग में डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम की विजिबल फॉर्म को डेवलप करेंगे। तो ये जो फॉर्म है ये क्रोमोसोम की विजिबल फॉर्म है, यानी कंडेंस फॉर्म है। अब मियोसिस में हमारे पास जब क्रोमोसोम विजिबल होंगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे। याद रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? पेयरिंग। और ये पेयरिंग इतनी सुपर क्वाइल्ड होगी कि आप क्रोमोसोम में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि कौन सा क्रोमोसोम किधर है। ये सिंबॉलिकली मैंने इसको इतना कंडेंस बनाया कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे के गिर्द बिल्कुल स्पाइरल अरेंज्ड हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल ट्विस्ट हो जाते हैं। यहां पे तो डिफरेंट कलर्स की वजह से आपको रेड और ग्रीन नजर आ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है क्रोमोसोम रेड या ग्रीन कलर के तो है नहीं है। फॉर एग्जांपल ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा स्पाइरली ट्विस्टेड होंगे कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि कौन सा क्रोमोसोम का क्रोमेटाइड कहां पे है। तो ये आपके पास करेंगे पेयरिंग, और पेयरिंग में एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो स्पाइरली ट्विस्ट हो जाएंगे। इस ट्विस्टिंग में बेसिकली होगा क्या? इनके जो पार्ट्स हैं, ये रेड वाला पार्ट जो है ग्रीन के साथ क्रॉस कर जाएगा और ग्रीन वाले का पार्ट रेड वाले के साथ क्रॉस कर जाएगा। तो इस क्रॉसिंग को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर यहां पे होगी। जब ये क्रॉसिंग ओवर पेयर्ड फॉर्म में है तो इनकी आपस में पार्ट एक्सचेंज होंगे। यानी कि अगर हम क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके ये क्रोमेटाइड्स हैं। ये क्रोमेटाइड्स जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम के हैं उन्हें कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे। ये जब एक्सचेंज होंगे, इस एक्सचेंज के रिजल्ट में ये प्रोडक्ट आपके पास आएगा। यानी रेड वाले के साथ देखें तो ग्रीन का पार्ट है, ग्रीन वाले के साथ देखें तो रेड का पार्ट है। तो अब आप खुद देखें कि यहां पे डीएनए शफलिंग यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गई है कि नहीं। अब क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर दोबारा रिपीट करता हूं कि द प्रोसेस ड्यूरिंग विच नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, non-sister chromatids of homologous chromosome exchange the parts with each other। इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया? पार्ट एक्सचेंज कर दिए।
जब ये पार्ट एक्सचेंज हो गए तो रेड वाले जीन के कैरेक्टर्स, रेड वाले क्रोमोसोम के कैरेक्टर ग्रीन के ऊपर और ग्रीन वाले के रेड के ऊपर शिफ्ट हो गए। ये वर्ड कैरेक्टर लोअर क्लासेस के लिए है, लेकिन एफएससी या ऑनवर्ड ये जो एक्सचेंज हुआ ये बेसिकली एलील्स का हुआ। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर एलील्स एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनमें जीन एक्सचेंज नहीं होते हैं, बल्कि जीन की फॉर्म यानी एलील का क्या होता है, एक्सचेंज। और क्रॉसिंग ओवर का प्रोडक्ट होगा जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये वाला जो टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर, ये डिटेल से ऑलरेडी मेरे जेनेटिक्स के प्लेलिस्ट में डिटेल से मौजूद है, आप क्रॉसिंग ओवर को डिटेल से वहां पे देख सकते हैं। अब हमारे पास यहां तक तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था कि मियोसिस में बेसिकली होता क्या है। अब मियोसिस चूंकि 2 सेल साइकिल का नाम है तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में जाहिर सी बात है कैरियोकाइनेसिस इंटरफेस के बाद कैरियोकाइनेसिस होगी, तो उसी तरह प्रोफेज, मीटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस। लेकिन डिस्टिंग्विश करने के लिए मियोसिस 1 के प्रोफेज का नाम होगा प्रोफेज 1, सिमिलरली मीटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। अब प्रोफेज 1 द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ डिवीजन या मियोसिस 1 या मियोसिस। प्रोफेज 1 सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट फेज है, क्योंकि बाकी मीटाफेज और एनाफेज तो सिंपल उसी तरह है जिस तरह ऑलरेडी आपने माइटोसिस में डिस्कस किया, लेकिन प्रोफेज 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोफेज 1 फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 phases। नंबर 1 लेप्टोटीन, नंबर 2 जाइगोटीन, नंबर 3 पैकाइटिन, नंबर 4 डिप्लोटीन एंड नंबर 5 डायाकाइनेस। लेप्टोटीन, the phase during which chromosomes become visible। ये हमारे पास एक क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन फाइबर है। आप सबको पता है अनक्वाइल्ड फॉर्म में क्रोमेटिन मटेरियल, अनक्वाइल्ड फॉर्म में फाइब्रेस या अनक्वाइल्ड फॉर्म में वो एक नेटवर्क की फॉर्म में होता है जिसे क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। अब जो डिवीजन फेज स्टार्ट होती जाएगी तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये बिकम विजिबल, ये कंडेंस होकर आपके पास जो है वो विजिबल होते जाएंगे। तो जब क्रोमोसोम कंडेंस और विजिबल होते जाएं, दैट स्टेज इज नोन एज लेप्टोटीन। ड्यूरिंग लेप्टोटीन द क्रोमोसोम बिकम कंडेंस या स्टार्ट देयर कंडेंसेशन एंड कंडेंस अप टू देयर विजिबिलिटी अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में आप उसे अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जाइगोटीन, ड्यूरिंग जाइगोटीन साइनेप्सिस टेक्स प्लेस। व्हाट मीन बाय द टर्म साइनेप्सिस? द होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम पेयर विद ईच अदर। हमारे पास जाइगोटीन फेज में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं ये आपके पास एक दूसरे के साथ कंप्लीट पेयरिंग करेंगे। और जैसे मैंने पहले यहां पे कहा कि ये पेयरिंग हमारे पास इतनी ज्यादा सुपर कंडेंस होगी कि ये एक दूसरे के ऊपर स्पाइरल अरेंज होंगे। तो जाइगोटीन में हमारे पास जो है वो होगी पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। अब जब क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी तो क्रोमोसोम की पेयरिंग में हमारे पास बेसिकली ये पेयरिंग हुई क्यों? पेयरिंग हुई फॉर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में पार्ट्स ऑफ क्रोमेटाइड विल बी एक्सचेंज। ऑल्दो पार्ट्स ऑफ क्रोमेटाइड्स एक्सचेंज हो जाएंगे, लेकिन हम उसे यहां पे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि आगे हमने एक चीज पढ़नी है डिप्लोटीन। यहां पे पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर, हमारे पास क्या हो गई? क्रॉसिंग ओवर। अब जब क्रॉसिंग ओवर होगी
यानी कि क्रोमेटाइड के पार्ट एक्सचेंज होंगे। तो ये पार्ट एक्सचेंज इमीडिएटली हमें नजर नहीं आएंगे, या ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज तो हुआ लेकिन क्रोमोसोम स्टिल पेयर्ड फॉर्म में है। अब एक्सचेंज के बाद जब क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो सेपरेट होने के बाद इनके दरमियान जो जंक्शन साइट हमें नजर आएगी उसका नाम होगा क्लाज्मेटा। तो याद रखें कि डिप्लोटीन स्टेज में क्लाज्मेटा बिकम विजिबल, डिप्लोटीन स्टेज में क्लाज्मेटा बिकम विजिबल। तो क्लाज्मेटा की विजिबिलिटी फॉर्मेशन पहले से होती है, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम ने पार्ट एक्सचेंज कर लिए, लेकिन ये इतने क्वाइल्ड हैं कि अभी हमें नजर नहीं आ रहा है इनके दरमियान जंक्शन। जब ये एक दूसरे से अलग होंगे, तो अलग होने के बाद जिस जगह जिस पॉइंट से इनमें जंक्शन नजर आएगा उस जंक्शन का नाम होगा क्लाज्मा या क्लाज्मेटा। तो ये क्लाज्मेटा की विजिबिलिटी तब अपेयर होगी जब क्रोमोसोम पेयर्ड एक दूसरे से डिटैच होना स्टार्ट होगा। जब डिटैचमेंट स्टार्ट होगी तो उस वक्त हमें नजर आएगा क्लाज्मेटा। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्लाज्मेटा बिकम विजिबल। सिमिलरली डायाकाइनेज, अब चूंकि ये जो रिकम्बिनेंट पेयर है इसने एक दूसरे से सेपरेट होना है, तो डायाकाइनेज में ये क्लाज्मेटा जो है वो सेंट्रोमेयर से मूव करता जाएगा टुवर्ड्स टीलोमेयर, यानी कि सिंपली डायाकाइनेज में टर्मिनलाइजेशन यानी कि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। ये डायाकाइनेज में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर स्टार्ट होगी जबकि कंप्लीटली सेपरेट होंगे ड्यूरिंग एनाफेज 1। अब अगर आप स्केच देखें तो स्केच में ये आपके पास एक डॉटर सेल है। इस डॉटर सेल में हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट विजिबल फॉर्म में है। तो ये जो विजिबिलिटी अपेयर्ड हो रही है ये हमारे पास है लेप्टोटीन स्टेज। अब लेप्टोटीन स्टेज के बाद हमारे पास ये कंडेंसेशन फर्दर इंक्रीज होगी, यानी ये क्रोमोसोम फर्दर शॉर्ट एंड थिक होंगे और क्रोमोसोम एक दूसरे को सर्च आउट करेंगे। होमोलोगस पेयर एक दूसरे को आइडेंटिफाई करके पेयरिंग करेंगे। तो जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करेंगे उस स्टेज का नाम होगा जाइगोटीन। ये है आपका पास लेप्टोटीन, ये है जाइगोटीन। अब पेकाइटीन में ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे, यानी कि क्रोमेटाइड्स एक दूसरे के साथ नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स पार्ट एक्सचेंज करेंगे और एक्सचेंज करने के बाद जब एक दूसरे से सेपरेट होना डिटैच होना स्टार्ट होंगे तो इनकी जंक्शन साइट हमें नजर आएगी क्लाज्मेटा, जिस स्टेज को कहा जाएगा डिप्लोटीन। अब हमारे पास यहां तक था डिप्लोटीन। अब जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होने स्टार्ट होंगे तो उस स्टेज का नाम होगा डायाकाइनेज। अब हमारे पास यहां तक था प्रोफेज 1। अब हमारे पास प्रोफेज 1 के बाद जब हम लोग बात करेंगे मीटाफेज 1। अच्छा, ये बात तो बड़ी कॉमन सी है, याद रखें कि मियासिस हो या माइटोसिस हो उसमें कुछ चीजें दोनों के प्रोफेज में कॉमन है। नंबर 1, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम विल बी रेप्लिकेट एंड डिवाइड टू अपोजिट पोल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी डिसॉल्व। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिप्लोटीन स्टेज में डिसॉल्व होना या पेकाइटीन स्टेज में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह न्यूक्लियोलस आल्सो डिसअपीयर। और इसी तरह हमारे पास जो है वो स्पिंडल फाइबर्स विल बी फॉर्म। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूलर रेस। नंबर 1 एस्ट्रल, नंबर 2 लॉन्ग या के पोलर, नंबर 3 शॉर्ट या काइनेटोकोर, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने माइटोसिस में डिटेल से डिस्कस किया। तो वो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस हो या मियोसिस हो, तो नंबर 1 सेंट्रोसोम यानी सेंट्रियोल विल बी रेप्लिकेट and migrate to their opposite pole. Nuclear membrane will be disappear या dissolve, nucleolus will be dissolve and the microtubules will be formed, spindle fiber, and these spindle fibers may be polar,
या काइनेटोकोर polar also known as long spindle fiber while the kinetochore also known as short spindle fiber. एस्ट्रल का क्या फंक्शन है वो मैंने लास्ट टाइम माइटोसिस में बताया भी था कि वो प्लेन ऑफ क्लीवेज यानी साइटोकाइनेसिस को डिजाइन करता है। अब मेटाफेज 1 बड़ी सिंपल सी बात है कि क्रोमोसोम विल बी अरेंज्ड ऑन इक्वेटर, क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज होंगे, लेकिन यहां पे चूंकि क्रोमोसोम स्टिल एक दूसरे के साथ लिंक्ड है थ्रू कियास्मेटा, तो क्रोमोसोम में ये अभी तक कियास्मेटा मौजूद है। याद रखें, डायकाइनेज में टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट बट नॉट कंप्लीट। तो यहां पे और माइटोसिस में जो क्रोमोसोम का डिफरेंस है अरेंजमेंट का, वो इंटरेस्टिंग है। देखिए जरा बोर्ड पे प्लीज, ये माइटोसिस, ये मियोसिस का मीटाफेज है। तो मीटाफेज 1 ऑफ मियोसिस में हमारे पास जब क्रोमोसोम अरेंज होंगे इक्वेटर में तो वो इन फॉर्म ऑफ पेयर होंगे, जबकि माइटोसिस में जब क्रोमोसोम अरेंज होंगे तो वो पेयर की फॉर्म में नहीं बल्कि इंडिविजुअल होंगे। यहां पे आप देखें तो मियोसिस 1 में यानी कि मियोसिस में क्रोमोसोम अटैच्ड विद स्पिंडल फाइबर फ्रॉम सेंट्रोमेरिक पोजीशन फ्रॉम ओनली वन साइड, जबकि मियोसिस 2 हमने कहा था लाइक एज माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम अटैच्ड विद स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये वाली डायग्राम बताई हो तो इट रिप्रेजेंट टू मियोसिस 1, ये डायग्राम हो और ये डायग्राम या तो माइटोसिस की है या मियोसिस 2 की है। तो अब हमारे पास ये क्रोमोसोम ऑटोमेटिकली सिंगल साइड से अटैच्ड है। जब सिंगल साइड से अटैच्ड है तो एनाफेज में जब इनकी डिटैचमेंट होगी यानी डिसजंक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो सेपरेट होंगे तो ये रिकम्बिनेंट है। आप देख लें कि ग्रीन के साथ रेड और रेड के साथ ग्रीन का पोर्शन एक्सचेंज है, यानी कि यहां पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। तो ये एनाफेज में हुआ, एनाफेज में रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम, लेकिन डॉटर क्रोमोसोम नहीं। आप देखें एक्स शेप कंप्लीट क्रोमोसोम विल बी ट्रांसफर टुवर्ड्स देयर पोल, मूव्स टुवर्ड्स देयर पोल। अब जब ये पोल पे पहुंचेंगे तो टीलोफेज 1, टीलोफेज अगेन उसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी रीअपियर एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर एंड सेंट्रियोल विल बी ऑन द टॉप ऑफ न्यूक्लियस। अब यहां पे आप देखें माइटोसिस में, आपको याद हो अभी मैं बताता भी हूं कि माइटोसिस में ट्रांसफर हुआ था डॉटर क्रोमोसोम। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस को याद रखें। माइटोसिस में इक्वल नंबर बट हाफ क्रोमोसोम ट्रांसफर, नंबर इक्वल है लेकिन जो स्ट्रक्चर वाइज क्रोमोसोम है वो हाफ है, बिकॉज क्रोमोसोम ब्रेक फ्रॉम सेंट्रोमेरिक पोजीशन and daughter chromosome transferred to daughter cell. In meiosis, the number of chromosome become half, while the shape of chromosome is same या कि complete. यहां पे सेंट्रोमेयर से ब्रेक नहीं हुआ, ऑलरेडी क्रोमोसोम एक्स शेप है यानी रेप्लिकेटेड फॉर्म में है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब जब ये क्रोमोसोम यहां पे आप देखें, मैंने सपोज किए थे 4 क्रोमोसोम, तो ये जो 2 न्यूक्लियाई बने इनमें क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, यानी क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ। साइटोकाइनेसिस में क्लीवेज और क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2। नाउ दीज डॉटर सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला जो डॉटर सेल 2 बने, इसको हम कहेंगे मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 तक देखें आप तो यहां पे जो क्रोमोसोम है वो एक्स शेप है, इनको फर्दर रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए जब ये सेल इंटरफेज में दाखिल होगा तो अपनी प्रोटीन वगैरह तो सिंथेसाइज करेगा लेकिन दोबारा रेप्लिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि आप याद करें ना, रेप्लिकेशन तो तब होती है जब डॉटर क्रोमोसोम डॉटर सेल रिसीव करे। ये डॉटर क्रोमोसोम है, ये रेप्लिकेशन करके दोबारा एक्स शेप
गेन करता है। इसमें तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी एक्स शेप क्रोमोसोम है, तो इसको फर्दर रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए जब ये सेल, ये दोनों सेल मियासिस 2 में एंटर होंगे, लेकिन मैंने इस एक सेल को लिया रेड वाला जिसकी रिकॉम्बिनेशन है ग्रीन के साथ। ये जब प्रोफेज में डॉटर सेल जाएगा तो ये इंटरफेज में नो नीड ऑफ एस फेज। जब ये प्रोफेज में जाएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी डिसॉल्व, न्यूक्लियोलस विल बी डिसॉल्व एंड स्पिंडल फाइबर्स विल बी फॉर्म। अब क्रोमोसोम विल बी अरेंज्ड ऑन इक्वेटर। यहां पे अरेंजमेंट देखें और यहां पे देखें। यहां पे अरेंजमेंट सिंगल क्रोमोसोम अटैच फ्रॉम द सिंगल साइड स्पिंडल फाइबर, यहां पे फ्रॉम बोथ साइड। ये मीटाफेज 2 है, ये प्रोफेज 2 और ये मीटाफेज 2। मीटाफेज 2 में क्रोमोसोम की अरेंजमेंट को आप देखें और मीटाफेज 1 की, तो ऑटोमेटिकली सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। अब जब दोनों तरफ से अटैच्ड है तो एनाफेज में जब डिटैचमेंट होगी, नॉन डिसजंक्शन होगी, तो ऑटोमेटिकली क्रोमोसोम विल बी ब्रेक फ्रॉम सेंट्रोमेरिक पोजीशन। क्रोमोसोम जब सेंट्रोमेरिक पोजीशन से डिवाइड होगा और मूव करेगा टुवर्ड्स देयर अपोजिट पोल, ये क्रोमोसोम मूव करेगा टुवर्ड्स देयर अपोजिट पोल। तो जब ये अपोजिट पोल पे मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली ये डॉटर क्रोमोसोम मूव कर रहा है टुवर्ड्स अपोजिट पोल। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी रीअपियर और साइटोकाइनेसिस में आपके पास जो है सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। अब इसमें भी 2 क्रोमोसोम हैं, 1 2 1 2। लेकिन आप मियासिस 1 और मियासिस 2 में देखें डिफरेंस। मियासिस 1 में although 2 chromosome यानी half number of chromosome received, but the structure of chromosome will be complete. In meiosis 2 या mitosis, with respect to this parent cell, the number of chromosome is same. The number of chromosome 2, number of chromosome 2 2. The number of chromosome equal, but the structure of chromosome, but the DNA material, but the copy of DNA in chromosome is half as compared to parent cell. So this type of cell division is known as meiosis 2, or also known as meiosis 2 is also known as like as mitosis. तो यहां तक था हमारे पास मियोसिस, और मैंने कोशिश की कि आपको माइटोसिस और मियोसिस में जो बेसिक प्रोसीजरल डिफरेंस हैं वो भी एक्सप्लेन किया जाए। होपफुली आपने लर्न किया होगा। थैंक यू वेरी मच।